हेलो। आज हम लोग पेपर 3 का फिजिक्स का सलूशन देखते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का सलूशन सबसे पहले ओपन करते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं। 1 में आपको यहाँ पे एक ऐसा दिया गया है, ये 4 ब्रांचेस दी गई हैं और यहाँ पे क्या दिया गया है, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज बी और डी विल बी ज़ीरो। अगर कहीं पे भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़ीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब उसके बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। मतलब बी और डी के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। ये ऐसा हम लोग जानते हैं। हम लोगों ने व्हीट स्टोन ब्रिज, ये मैंने कई बार आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन आप तैयार करके जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग ने देखा था कि यहाँ पे अगर ये व्हीट स्टोन ब्रिज होता तो इसके बीच में जो ब्रांच होगी उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब ये एक तरीके का बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है जिसमें 4 ब्रांचेस दी गई हैं। ठीक है, और ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जो अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो ये एक अननोन रेसिस्टेंस है एक्स, इसको हमें पता करना है। तो अगर जब कभी भी ये और ये वोल्टेज जीरो हो जाता है तो ये चारों ब्रांचेस का जो रेसिस्टेंस होता है वो आपस में क्या हो जाता है, एक रेशियो में कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज को अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज को अगर समझ पाएंगे, पहले भी हमने आपको बताया, शायद आप लोग के लिए नया होगा। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या है कि ये 4 ब्रांचेस हैं। तो अगर यहाँ और यहाँ का वोल्टेज जीरो होगा तो ये P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, या P बाई क्यू या P बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस, कुछ भी आप कर सकते हैं। दोनों के जो रेशियो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ये रेसिस्टेंस, ब्रांच का रेसिस्टेंस अपॉन ये ब्रांच का रेसिस्टेंस इज इक्वल टू इस ब्रांच का रेसिस्टेंस अपॉन दिस ब्रांच का रेसिस्टेंस, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या फिगर से हम लोग देख सकते हैं, P हमारा हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ आर ए बी अपॉन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ब्रांच बी सी, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ए डी और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस डी सी। तो यहाँ पे हम लोग को क्या रेसिस्टेंस दिया गया है, 120 दिया गया है। ठीक है, एक बार अगर हम लोग फिगर्स में देख लें तो फिगर में हम लोग को कितना दिया गया है, ये 120 दिया गया है। ठीक है, तो 120 अपॉन ये कितना है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, और ये दिया गया है 120। ठीक, और इधर वाला रेसिस्टेंस दिया गया है हमको x और 6। ठीक है, तो इनकी हमने जब वैल्यू रखी तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस BC का क्या आ जाएगा, 1 और 1 पैरेलल में है तो 1/2 यानी कि 0.5 आ जाएगा। RAD कितना हो जाएगा, x प्लस 6, क्योंकि ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, अपॉन 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 114 ओम। पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं 114 ओम का, तो इसका मतलब ये शायद यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है। तो अगर यहाँ पे अगर हम ये माने कि जो 120 ओम है अगर ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, ये 120 ओम मुझे लग रहा है यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो 120 की जगह क्या होगा, अगर हम इसको 12 ले लें, ठीक है, अगर हम इसको 12 ले लें तो 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 ओम। तो उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक मुझे जहाँ तक लग रहा है हो गई है, तो ऑप्शन डी 6 ओम होना चाहिए। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मेटल वायर रेसिस्टेंस है 3 ओम का। ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, आपको मैंने पहले भी कहा था कि पुराने पेपर्स आप देखते चलिए। तो पूरा का पूरा वही कॉन्सेप्ट है, फिर से ये दोबारा रिपीट हुआ है 1 साल बाद। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, इसको मैंने ऑलरेडी नोट्स में आप लोग को बता भी रखा है कि आप किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे वायर 3 ओम का है और इसको स्ट्रेच करा गया है, मतलब इलोंगेटेड करा गया है, खींचा गया है। इसको डबल नहीं करा गया, इसको खींच के डबल करा गया। जब खींच के डबल करते हैं तो वॉल्यूम तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन अब लेंथ तो डबल हो गई है तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हाफ हो जाता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे और चाहे आप वॉल्यूम से प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल आप वायर ले लीजिए और इसको स्ट्रेच कर दीजिए तो आप देखेंगे एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो जो मेरा न्यू रेसिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, लेंथ तो हमारी डबल हो गई, एरिया हाफ हो गया, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ द ओल्ड हो जाएगा। क्योंकि तार पतला हो गया है तो पहले से 4 टाइम्स रेसिस्टेंस बढ़ चुका है, यानी कि अब हमारा तार 12 ओम का हो चुका है। अब इसने कहा है कि इस तार को मैंने फोल्ड करके क्या करा है, एक सर्कुलर शेप दे दिया है और 60 डिग्री पे हमने क्या करा है, ए और बी एक तार जोड़ दिए। मतलब इसके बीच हमें क्या करना है, रेसिस्टेंस पता करना है। तो एक ये वाला बड़ा हो जाएगा और एक छोटा मेजर आर्क और एक ये माइनर आर्क।
तो हम इसको देखेंगे कि हमारा मेजर आर्क जो है, ठीक है, तो हम माइनर आर्क की अगर हम लोग लेंथ पता कर लें, तो माइनर आर्क की लेंथ पता करने का हम लोग मैथ्स में जानते ही हैं 2πr थीटा अपॉन 360 होता है। तो हमने माइनर आर्क की लेंथ पता कर ली। माइनर आर्क की लेंथ हमारी हो गई 2, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर या कुछ भी है, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ओम, तो दिस इज 2 ओम। तो हमने माइनर आर्क का रेसिस्टेंस कितना निकला है, 2 ओम। तो मेजर आर्क का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, मेजर आर्क मतलब इस तार की लेंथ का रेसिस्टेंस इस 10 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये दो रेसिस्टेंस एक्चुअल में किस तरह से इस फॉर्म में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, 10 और 2, ठीक है। तो 10 और 2 को रेसिस्टेंस जब पैरेलल में जुड़े हुए हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/3 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप अगर देखेंगे प्रीवियस पेपर्स में, तो बस वैल्यूज ही बदली हैं, बाकी कॉन्सेप्ट वही की वही फिर से रिपीट हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आप देखेंगे कि लास्ट ईयर से ये भी वही सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है। अच्छे क्वेश्चन हैं ये सारे, है ना, लेकिन अगर आप लोग पुराने अगर देखेंगे पेपर्स तो ये वही कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है। यहाँ पे भी क्या है कि ये जो क्रॉस आप देख रहे हैं, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो पेपर के अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। और एक मैंने तार लिया है कंडक्टिंग वायर, जिसको मैंने ऐसे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, इस फील्ड को। तो हम क्या जानते हैं, कोई भी कंडक्टिंग वायर, ठीक है, कोई भी कंडक्टिंग मेटल अगर मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है किसी वेलोसिटी v से, तो उस पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि किसी भी तार से, अगर मेटल से अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड को अगर v वेलोसिटी से कट करेंगे तो उस तार के अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर ये तार एक लूप बना रहा होता है तो इस तार में एक करंट भी फ्लो होना शुरू हो जाता है, पर ये तो अब ऐसा कोई लूप तो बना नहीं रहा है, तो इसमें कोई करंट तो फ्लो नहीं हो रही, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू वेलोसिटी इंटू लेंथ साइन थीटा, ठीक है। तो ये साइन थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और वी के बीच का एंगल है। तो दोनों एक दूसरे के बीच क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे रखे गए हैं, ठीक है। तो एक दूसरे सभी चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 इज इक्वल टू 1। अच्छा, बी हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो बी रहेगा। अच्छा, वी हमारा जो है वेलोसिटी है, ठीक। तो अगर हम इसको अगर देखेंगे तो हमारा जो लेंथ हो जाएगी, लेंथ पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की है, दिस इज डायामीटर। तो ये डायामीटर, ये लेंथ हमारी ऐसे से कट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। ये एरिया मतलब इस लेंथ से ऐसे कट कर रहा है, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ लेंगे, ना कि ये आर्क की लेंथ लेंगे। इस थोड़ा सा चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2r यानी कि डायमीटर। तो ईएमएफ हो जाएगा हमारा 2r b इंटू वी, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक कॉन्वेक्स लेंस इज कॉन्टैक्ट विथ कॉन्केव लेंस, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेशियो ऑफ दियर फोकल लेंथ इज 2/3। तो हम क्या देख रहे हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस को एक कॉन्केव लेंस के साथ रखा गया है और उनकी फोकल लेंथ का जो रेशियो है वो कितना है, 2/3 है, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन कर देंगे तो इक्विवेलेंट हमारी फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारी ऑलरेडी दी गई है 30, ठीक है। दोनों फोकल लेंथ का रेशियो दिया गया है 2/3। तो F1 F2 को अगर हम एक दूसरे के टर्म में रखेंगे तो F2 की वैल्यू F1 के टर्म में रख देंगे तो -3, क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ किस में होती है, माइनस में होती है, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको हमने जब सॉल्व करेंगे तो हमारी फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, फोकल लेंथ डायरेक्ट हमारी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। और इसी से हम लोग सेकंड की भी फोकल लेंथ पता कर लेंगे तो आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड दिए गए हैं 15 और 10, तो प्लस माइनस यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो प्लस माइनस नहीं दिया गया है, प्लस माइनस की कोई ज़रूरत नहीं, फोकल लेंथ का केवल मैग्नीट्यूड पूछा गया था, ठीक। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक है, फ्रॉम ग्लास द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज इन द ग्लास, ठीक। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल एकदम आपका क्लास 12th का क्वेश्चन दे दिया गया है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं कि यहाँ पे क्या करा गया है, एक हमने ग्लास का मीडियम लिया है, पूरा ये ग्लास है, ठीक है।
और बाहर क्या है, ये एयर है। तो एयर का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पी पे रखा गया है, बिल्कुल उतनी ही दूर पे अंदर यहाँ पे क्यू पे उसकी इमेज बन रही है। तो पी ओ इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू हमको डी दिया गया है। ठीक है, अब हमको क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है पी ओ की ये लेंथ कितनी होगी अगर इसकी जो रेडियस है वो हमको आर दी गई है, तो इसकी कर्वेचर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला शायद आप लोग ने नहीं देखा होगा। जब कोई दो मीडियम से हम अलग अलग लेंस से काटते हैं, हम लोग अभी तक ये पढ़ते थे कि हम लोग ऐसा कोई लेंस होता था और ये एयर से जाता था और फिर वापस एयर में ही इमेज बन जाती थी। ठीक है, पर ये वो क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे क्या है कि एयर में है और इमेज कहाँ बन रही है, दूसरे मीडियम के अंदर बन रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रिंसिपल यहाँ पे लग जा रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रिंसिपल से यहाँ पे फॉर्मूला होता है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन वी माइनस फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये आपकी फोकल लेंथ नहीं है, ये आर है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होती है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस फॉर्मूले को हम लोग डायरेक्ट यूज़ करके वैल्यू रख दें तो सिंपल हमारा जो आर आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ रेडियस हो जाएगी। ठीक है, सिंपल था, बस आप लोग को ये फार्मूला नहीं पता होगा। ठीक, ये फार्मूला ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता रखा है कि इस फॉर्मूले को आप पढ़ के जरूर जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, नेक्स्ट फिजिक्स में आते हैं। अब यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एट 45 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि मेरे को एक प्लेन मिरर दिया गया है। ठीक है, इस पे एक रे इंसिडेंट कर रही है 45 डिग्री पे, फिर ये रे यहाँ से टकराती है और ये रिफ्लेक्टेड रे में कन्वर्ट हो जाती है और ये एक सेकंड मिरर पे जाके टकराती है और टकराने के बाद फिर ये एक इमर्जेंट रे में कन्वर्ट हो जाती है। इमर्जेंट रे हमारी फर्स्ट मिरर के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इन दोनों मिरर के बीच एंगल कितना होगा। तो हम लोग को पता है कि ये 45 पे गिर रही है तो रिफ्लेक्शन भी हमारा 45 पे ही होगा। ठीक, ये हमारा नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45 होगा। तो 45 45 45। ठीक, अब हमारी रे यहाँ पे टकरा रही है और टकराने के बाद इसकी क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है। ठीक, तो ये अगर 45 है और ये रे यहाँ पे ऐसे अगर टकरा रही है, ठीक है, तो टकराने के बाद ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। मतलब इसका ये अगर हम मिडिल बना दें तो हम क्या जानते हैं, किसी भी प्लेन मिरर से अगर टकराती है जिस भी एंगल से, उतना ही एंगल से वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। ठीक, तो हम लोग ये लाइन इस लाइन के अगर पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये एंगल 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। और हम क्या जानते हैं, ये जो हमारा इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल आपस में बराबर बराबर होंगे। तो यानी कि इसको मिड पॉइंट पे कट करेगी, यानी कि 22.5 होगा और ये भी 22.5 डिग्री होगा। ठीक, अब ये हमारा नॉर्मल लाइन है, ये 22.5 है, तो ये पूरा 90 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल हमारा निकल आया 67.5। अब इस ट्रायंगल में हम लोग देख लें, ये 45 है, ये 67.5 है, तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 67.5 डिग्री। तो इन दोनों मिरर्स के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, 67.5 डिग्री होगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द टू पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी कॉन्केव मिरर में हमको दिया गया है, कॉन्केव मिरर की हमारी फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर में अगर हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज हमारी कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, शीशे के बैक साइड में। ठीक है, और कैसी बनती है, साइज़ में बड़ी बनती है। तो ये कह रहा है साइज़ में हमारी 4 टाइम्स बन रही है। और सेम एज इट इज़ एक और पोजीशन भी होती है जब इमेज क्या बनती है, रियल बनती है। यहाँ पे भी हम क्या देख सकते हैं, अगर कॉन्केव से अगर हम लोग फोकल के आगे जाके इसको रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो भी हमको एक इमेज बड़ी मिलती है। तो कॉन्केव में हमें 2 बार इमेज बड़ी मिलती है। ठीक, तो अलग अलग पोजीशन पर जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो यही पूछ रहा है कि वो 2 अलग अलग पोजीशंस कौन सी होंगी ऑब्जेक्ट की। मतलब यू की वैल्यू पूछ रहा है कि हम कहाँ पे रखें कि हमको 4 टाइम्स इमेज मिल जाए। तो 4 टाइम्स इमेज हमको 2 बार मिलेगी। ठीक है, एक रियल और एक
इमेजनरी, ये केवल कॉनकेव में ही ऐसा होता है। कॉन्वेक्स में तो हमेशा जो इमेज होगी हमेशा कैसी होगी, वो डिमिनिश्ड होगी, मतलब छोटी ही बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपल इसको फॉर्मूले में रख लिया, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू अगर हमने रियल माना, और दूसरे में अगर हमने वर्चुअल माना तो हमारा जो मैग्नीफिकेशन होगा वो +4 होगा। तो यहाँ v इज इक्वल टू 4u है, तो यहाँ v इज इक्वल टू -4u है। अब हमने क्या करा, बस फार्मूले में हमने मिरर के फॉर्मूले में ये वैल्यू रख दी, तो u हमारा आ गया -50 और दूसरे से हमारा u आ गया -30 सेंटीमीटर। तो हो सकता है कि शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो। ठीक है, तो हमारा क्योंकि u तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव में ही रखा जाएगा, एक 30 सेंटीमीटर और एक 50 सेंटीमीटर, पर यहाँ पे कुछ साइन में कुछ प्रॉब्लम हुई है, ये समझ में नहीं आया कि क्या चक्कर है। ठीक है, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर पूछा गया है तो हम नेगेटिव साइड में ही रखते हैं, एक 50 और एक 30, तो इसके ऑप्शंस में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 18 को स्टडी करें, तो टू गेट द 3 इमेजेस ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट, ये भी मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता रखा है और ये भी कई बार आया हुआ है। ठीक है, अगर हमें 3 इमेजेस चाहिए, ठीक है, n इज इक्वल टू 3 इमेजेस प्लेन मिरर पे, तो उन दोनों प्लेन मिरर्स के बीच एंगल क्या होगा। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं प्लेन मिरर के बीच का एंगल, अगर हमारा n कितना है 3 यानी कि ऑड है, तो ऑड वाला फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 360/थीटा -1। n हमारे कितना बन रहा है, 3 इमेजेस बन रही हैं, तो इसको हमने सॉल्व करा तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम लोग 2 प्लेन मिरर्स को 90 डिग्री पे रख दें तो हमको 3 इमेजेस मिलेंगी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये क्वेश्चन अभी 10th के हिसाब से तो थोड़ा कठिन था, लेकिन अगर हम लोग 12th में देखेंगे तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ केवल 2 तार दिए गए हैं, ठीक है, P और Q, ठीक है, इसमें 2.5 एम्पियर है और इसमें I एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। जब 2 पैरेलल में तार होते हैं तो उनके बीच, उनके चारों तरफ हम लोग क्या जानते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, किसी भी तार में अगर करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे एक 2.5 एम्पियर है और यहाँ पे भी एक कुछ I एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो इनकी भी अपनी अलग अलग एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही होंगी। अब हम क्या जानते हैं कि जब 2 मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उनके बीच क्या होता है, एक फोर्स, अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगना शुरू हो जाता है अकॉर्डिंग टू दियर डायरेक्शंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ पे 2 तार आपको दिए गए हैं, पैरेलल ऐसे से हैं, उनमें करंट फ्लो कर रहा है और हमको यहाँ P पे क्या पता करना है, यहाँ पे हमको फोर्स दे रखा है और हमको वैल्यू पता करनी है, I की वैल्यू पता करनी है। तो एक फोर्स यहाँ पे हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, कुछ करंट इससे एक पहले P से भी कुछ हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा और इस Q से भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। तो स्ट्रेट तार से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू μ0/2πI/r। ये मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला, आपको एक वीडियो बना के उसमें लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड सर्किट्स का। ठीक है, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला दिया गया है। तो μ0/2π की वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁻⁷, इसको आप याद रखेंगे, दिस इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे पहले तार से फील्ड बन रही है B1 और दूसरे तार से बन रही है फील्ड B2, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यानी कि दोनों डायरेक्शन ऐड हो जाएंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन होते, एक नॉर्थ और एक साउथ होता, तो फिर हमारा ये सब्ट्रैक्ट होता। तो रिजल्टेंट क्या हो रहे हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो μ0/2π हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पहले वाले में करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2.5, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर। दूसरे वाले में करंट फ्लो कर रहा है I, डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर/2। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब हमको लेकिन I की वैल्यू नहीं पता है, तो I की वैल्यू पता करने के लिए हम लोग फिर से वापस क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को हम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, 19 और 20। तो हम क्या जानते हैं कि ये P वायर कुछ R पॉइंट पे कुछ फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, दोनों फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों फील्ड्स क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि फोर्स क्या होता है, QVB। V इज वेलोसिटी, Q इज चार्ज एंड B इज मैग्नेटिक फील्ड। QVB आप लोग को फॉर्मूला मैंने बता रखा है, तो दोनों फॉर्मूले से क्या होगा, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, F1 + F2, दोनों फोर्स जुड़ गए। ठीक है, फोर्स कितना दे रखा है, 3.2 × 10⁻⁻20 आपको गिवन है। चार्ज हम लोग को एक प्रोटॉन है, अब चार्ज तो हमें प्रोटॉन का
हम लोग को दिया नहीं गया है, लेकिन हम लोग को ये याद होना चाहिए कि कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है। वेलोसिटी हमें दी गई है 4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते ही थे, पहले से हम लोग को पता है, तो वही हमने फॉर्मूला यहाँ पे रख दिया। सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। हमें किसकी वैल्यू पता चल जानी चाहिए, आई की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम इसको पूरा सिंपली इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, तो हमें आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 एम्पियर। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा 4 एम्पियर। और यही 4 एम्पियर अगर हम लोग 19 में इस फॉर्मूले में अगर पुट कर दें यहाँ पे, तो हमें आई की वैल्यू पता चल गई है। तो हमें बी की भी वैल्यू पता चल जाएगी। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। यहाँ कैपिटल टी दिया गया, कैपिटल टी का मतलब टेस्ला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही कम बच्चों ने करा होगा, तो लेकिन आप लोग को जब 12th में आएंगे तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 21 को अगर हम लोग देखें तो 21 में हम लोग को दिया गया एक सर्किट दिया गया है, ठीक है। और एक बैटरी दी, उसमें 2 बैटरी लगी हुई हैं जिनके अपने इंटरनल रेसिस्टेंसेस भी लगे हुए हैं, ठीक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है, और आप लोग को अभी से ये सब चीज़ें पता रहनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी और उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये हमारा कुछ लोड रेजिस्टेंस है 5 ओम और इधर है हमारा 9 ओम का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक करंट आई फ्लो कर रहा है। तो हम क्या जानते हैं, बैटरी के हमेशा पॉजिटिव से करंट निकलता है, और यहाँ बैटरी से भी पॉजिटिव से निकल रहा है। यहाँ 2 बैटरी हम देख रहे हैं अपोजिट उल्टी उल्टी लगी हुई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता क्या, अगर हम लोग रियल एप्लीकेशंस को अगर देखें, यहाँ पे इन्होंने माना है कि करंट हमारा सपोज दैट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि 8 वोल्ट की हमारी सप्लाई है, और ये हम 16 वोल्ट की बैटरी को इससे चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक से करंट आ रहा है, दूसरे में करंट जा रहा है। जैसे हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं, मोबाइल में भी एक बैटरी है, और सप्लाई भी हम एक बैटरी को मान लेते हैं और दूसरे को चार्ज करते हैं, एक से दूसरे को जब चार्ज करते हैं। तो इसलिए ऐसे 2 बैटरी अपोजिट साइड में तभी आपको नज़र आती है जब एक बैटरी दूसरी बैटरी को चार्ज कर रही होती है। तो यहाँ पे हम लोग उस कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहे हैं कि एप्लीकेशंस क्या हैं, लेकिन हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं कि जितने भी आपको एक लूप के अंदर जितने भी वोल्टेज सोर्स नज़र आ रहे हैं, उन सब का सम इज इक्वल टू जितने भी उस लूप के अंदर ड्रॉप हो रहे हैं IR, ठीक है। तो उस सब का सम आपस में क्या होता है, इक्वल, यानी कि V इज इक्वल टू IR, ठीक है। जितनी सप्लाई देंगे उतना ही ड्रॉप हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं सप्लाई कितनी दे रहे हैं। तो कितनी वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, 2 वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं। हमने डायरेक्शन माना था इस तरफ आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये बैटरी तो उल्टे डायरेक्शन में करंट देगी, तो इसलिए यहाँ पे इसको माइनस लिखा गया है समेशन में, और ये प्लस में निकल रही है, और हमने करंट भी इसी तरफ माना गया है, आई इन्होंने शो कर रखा है, तो ये किस में लिया जाएगा, प्लस में लिया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -8। अब जितने भी ड्रॉप्स हैं, कितने रेजिस्टेंस हैं, 1 2 3 4, और सब में एक ही करंट फ्लो कर रहा है। करंट इन सीरीज शुड बी सेम, ठीक है। सबको ऐड कर दिया 17, तो हमारा करंट कितना आ गया -8/17। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब समझते हैं कि माइनस का मतलब क्या है। माइनस का मतलब एक्चुअल में जो करंट फ्लो कर रही है वो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, यानी कि 16 वोल्ट की बैटरी 8 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर रही है इस वक्त, ठीक है। ये करंट ऐसे नहीं निकल रहा है, बल्कि करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ बड़ा काम का होता है, और वो केवल ये बता देता है कि आपका एजम्पशन गलत है या सही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किधर करंट निकाल रहे हैं, ठीक है। उसने अपने आप ही आंसर बता दिया कि करंट एक्चुअल में रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 9 ओम रेसिस्टेंस। 9 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम देखेंगे, यहाँ पे एक C है और यहाँ पे B पॉइंट है 9 ओम। अब इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, एक्चुअल में करंट फ्लो कर रहा है 8/17 मैग्नीट्यूड का, पर कहाँ से, C से B की तरफ। लेकिन हम लोग ने जो फोटो में दिया गया है, वो पिक्चर में वो दिया गया है B to C, लेकिन वो माइनस हो गया है, तो हमने डायरेक्ट उस माइनस को हटा दिया। तो हमने क्या मान लिया, एक्चुअल में करंट C to B फ्लो कर रहा है 8/17 एम्पियर का। तो वोल्टेज क्या होता है, करंट इंटू रेसिस्टेंस। तो करंट इंटू रेसिस्टेंस कितना हो गया, 8/17 इंटू 9 इज 72/17। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अब क्या है,
करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? करंट ऑलवेज फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ये पहले भी मैंने आप लोग को बता रखा है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। इसका मतलब पोटेंशियल कौन सा बड़ा होगा? सी साइड पे पोटेंशियल ज़्यादा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू बी साइड। तो सी साइड पे पोटेंशियल बड़ा होगा बी साइड से, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? दिस डिफरेंस इज 72/17 वोल्ट्स का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 22 ऑप्शन का हम लोग देख रहे हैं कौन सा? सी साइड इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब पूरा हम लोग का फिजिक्स का सोल्यूशन हो गया। थैंक यू।